रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। हाय नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम आईवे कॉन्वर्सेशंस के इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा मेहमान है समीर लाठे, जो मुंबई के निवासी है और ये फाइनेंस और अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। समीर, स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अक्सर कहा जाता है कि फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, जहाँ पर नंबर्स और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है, वहाँ से ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड लोग अक्सर दूर रहते हैं। तो आपको इस क्षेत्र में रुचि कहाँ से हुआ और आप हाउ डिड यू एक्चुअली गेट इन्वॉल्व विद फाइनेंस एंड अकाउंटिंग? एक्चुअली मुझे अकाउंटिंग से, फॉर्मल अकाउंटिंग से ज्यादा इनफॉर्मल अकाउंटिंग से बचपन से ही लगाव था कि पैसे कैसे आते हैं, उनका उपयोग कहाँ होता है एंड रिलेटेड मैटर्स। तो कॉलेज में मैंने कॉमर्स लिया था। कॉमर्स से आई वेंट इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड वहां से आई वेंट इनटू फॉर्मल फाइनेंस एंड अकाउंट्स एज अ करियर। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपने किया, आपका अनुभव क्या था एज अ, जब आपने अपना आर्टिकलशिप किया और आपने अपना एग्जाम्स लिखा, आपका अनुभव क्या था और आपका ये स्ट्रेटजी क्या था? उस टाइम पे हार्ड कॉपी में ही स्टडी मटेरियल आता था एंड थैंकफुली मेरे जो प्रिंसिपल थे जिनके अंडर मैंने आर्टिकलशिप की, वो बहुत एकोमोडेटिव थे। उन्होंने काफी हेल्प की। फ्रेंड्स और मदर ने भी बहुत हेल्प की रिकॉर्ड करने में। उन्होंने भी क्योंकि हमारा एक बुक होता था शुक्ला ग्रेवाल, वो इतना छोटा प्रिंटिंग था कि पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। बट मदर ने उसमें से कुछ पार्ट्स पढ़ के बताए, कुछ पार्ट्स मैग्नीफाई करके यूज किए। बट वो टाइम के कंपैरिजन में आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के पास। तो स्ट्रैटेजी ऐसा यही थी कि अप टू डेट रहो और रेगुलर स्टडी करते रहो। और एक बात है कि आज अगर कोई सीए करना चाहता है तो उसे पूरा एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल मिलता है इंस्टीट्यूट से ही। जब कोई सीए करता है तो आर्टिकलशिप बहुत ही अनिवार्य है। आर्टिकलशिप मिलना मुश्किल है क्योंकि लोग समझते हैं कि ब्लाइंड है तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस उसमें काफी अलग था। अ, एक सीए थे चंद्रशेखर वजे, मुलुंड में ही। मैंने उनके यहाँ अप्लाई किया था और उन्होंने बगैर हिचक मुझे ले लिया था अपने फर्म में। और ये बात सही है कि कई लोग समझते हैं कि ब्लाइंड नहीं कर सकते, बट आज काफी ऐसे ब्लाइंड लोग हैं जो आज भी आर्टिकलशिप कर रहे हैं या आर्टिकलशिप खत्म कर चुके हैं। और ये सिर्फ मुंबई में सीमित नहीं है, मुंबई के बाहर भी, जैसे पूना, नासिक, रायपुर, ये बिहार, ये कई जगहों पे ब्लाइंड लोग कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क फैलते जा रहा है ब्लाइंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। ऑन अ डे टू डे बेसिस आपका जो दैनिक काम था ऑफिस में आर्टिकलशिप करते वक्त, काफी पेपर्स, वो भी हैंड रिटन पेपर्स होता होगा उस वक्त। ये सब पढ़ने में क्या कोई आपको सपोर्ट था या आपको मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह लेके करना था? व्हाट वाज योर सिचुएशन? मैंने आर्टिकलशिप की थी 1996 टू 1999 के बीच में। जी। तभी स्क्रीन रीडर एकदम इन्फेंसी में था। जॉज आई थिंक जस्ट स्टार्ट ऑफ हुआ था या जस्ट हो रहा था। जी। और कंप्यूटराइजेशन भी इतना वाइड स्प्रेड नहीं था वो टाइम पे। जी। तभी इनकम टैक्स के रिटर्न्स आपको खुद हैंड डिलीवर करने पड़ते थे इनकम टैक्स के ऑफिस में। जी। लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ता था। जी। तभी ये ऑनलाइन फाइलिंग वगैरह नहीं था। बट एक अच्छा था कि मुझे मेनली कंप्यूटराइज्ड वर्क मिलता था, यानी टैली पे काम करो या जो दूसरे किसी ने डेटा फीड किया है उसको एनालाइज करो, उसको रिव्यू करो।
एंड आई हैड सम आई साइट, पार्शियल विजन था, तो मैं आंखों के बहुत करीब पकड़ के काम चला लेता था। आपने सीए कंप्लीट किया और फिर आपने खुद का प्रैक्टिस शुरू किया या किसी और के साथ काम करना शुरू किया? मैंने एक्चुअली सीए कंप्लीट करने के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में मूव किया। आज मुझे लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है, बट इट इज एंटायरली प्राइवेट सेक्टर में। एक 6 महीना यूनियन बैंक में किया था, बट अपार्ट उसको छोड़ के बाकी पूरा प्राइवेट सेक्टर में है। तो यूनियन बैंक आपका शुरुआत था? नहीं, मेरा यूनियन बैंक एक बीच में था। फर्स्ट जॉब था एएम वेबनेट। ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट था ठाणे में, जी मुंबई के पास। जी। वहां पे मैं 4 साल था। फिर यूनियन बैंक में 6 महीने, एंड देन मैंने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में काम किया, एमसीएक्स, जी फॉर 4 साल। और फिर चौगुले कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, नरीमन पॉइंट, जी। मुंबई का दूसरा एंड, वहां पे 4 साल। और अगर मेरे सारी जॉब्स प्लॉट करें मैप पे, तो एक स्क्वायर बन जाता है, सिर्फ एक कोना उसका बाकी था, नवी मुंबई। जी। तो वो पिछले 10-11 साल से कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज में। आपने चार पांच ऐसे कंपनीज के नाम लिया इंक्लूडिंग यूनियन बैंक। तो आपका इस दौरान आपका जो रोल था वो एक जैसा ही था या यू वर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम वन लेवल टू द अदर? प्रोग्रेस था, कभी साइडवेज कभी अपवर्ड्स। क्योंकि एएम वेबनेट में मेरा स्टार्टिंग रोल था, फर्स्ट जॉब था, आई वाज अ जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय अकाउंट्स टीम में। जी उसके बाद एमसीएक्स में आई वाज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस टीम। जी और चौगुले में आई वाज द हेड ऑफ अकाउंट्स, चौगुले कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में। जी। रिलायंस में आई एम पार्ट ऑफ द कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट, और हमारी टीम मेनली लैंड कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन देखती है। ड्यूरिंग दीज 25 years of work, you obviously किसी कंपनी में you were heading the finance department, and then you also worked as a junior person. So आपका जो colleagues जो आपके साथ जो काम करते थे, how was the equation? शुरू से ही were you included or you had challenges? चैलेंजेस थे, बट ऑन द होल कलीग से रिलेशन काफी अच्छा था। सब के साथ अच्छा था ऐसा नहीं कहूंगा, कुछ थे जो एंड तक एक्सक्लूड करते रहे, बट ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। एक पॉलिसी मैंने हमेशा अपनाई है, जब कभी किसी नई जगह जाओ तो आइस ब्रेकर का काम खुद को करना पड़ता है। बिकॉज बहुत सारे पब्लिक के मन में ये ख्याल होता है कि ब्लाइंड आदमी है, हम लोग उससे बात कैसे करें। और देखिए, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में ब्लाइंड लोगों का होना अभी तक नॉर्मल नहीं है। तो एक उनके मन में ये भी डर था कि ये आ गया है तो पूरा काम हम पे ही पड़ेगा। यानी 6 लोग हैं, बट 5 लोगों को 6 का काम करना पड़ सकता है। तो आइस ब्रेक करके यू हैव टू पुट देम एट ईज। थोड़ा बहुत उनके नजरिए से भी सोचना है, तो आप आराम से फिर इंक्लूड हो जाते हो। ये आइस ब्रेकर का जो आपने जिक्र किया, आप कुछ उसका अनुभव या उसका उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? जैसे एक दो कलीग्स थे जो बहुत इंटरेस्टेड थे क्रिकेट में, जी। एंड क्रिकेट में मुझे भी थोड़ा बहुत शौक है। हम्म। तो उनसे क्रिकेट के ऊपर उनके डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करके आइस ब्रेकिंग हुआ। कुछ दूसरे कलीग्स थे जिनको आदत थी कि लंच के बाद एक राउंड मार के बाहर घूम के आ जाए। तो उनके साथ उनको एक दिन रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं भी आ सकता हूं, तो बोले चलो। तो ऐसे 2-3 दिन जाने के बाद खुद उन्होंने फिर पूछने लगे कि आप आ रहे हो क्या। और जब आप एक साथ रहते हो, एक साथ घूमते हो, एक साथ बातें करते हो, तो ये पता चलता है कि दूसरे की पसंद नापसंद क्या है, क्या चीजें वो डिस्कस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। अगर आपको पता चले कि जो दूसरा है वो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं डिस्कस करना चाहता, तो उसके साथ वो बातें न न करे। और धीरे धीरे लोग आपके साथ भी शेयर करना शुरू करेंगे।
बट क्या है कि पहली पहल अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। रिलायंस में मेरे जो बॉस थे वो टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था, उन्होंने ज्वाइन होने के एक महीने बाद मुझसे कहा था कि तुम एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दो पूरे टीम को कि ये स्क्रीन रीडर क्या है और उससे तुम कैसा काम करते हो। तो इससे भी काफी लोगों की आशंकाएं दूर हुई कि ये कैसे काम करता है या कर पाता भी है या नहीं। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance in living life with blindness, please share the Ivy National Helpline number 8800004334. The number is 8800004334. 25 साल का अनुभव है आपके पास। तो अगर हमारे वर्कफोर्स में समावेशित होना या इंक्लूड होना एंड टू बी एबल टू बी इफेक्टिव इन द कॉर्पोरेट स्पेस, अगर आपको दो तीन की फैक्टर्स शेयर करना चाहेंगे, वो तीन फैक्टर्स क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर का एक उसूल है कि अगर आप अपडेटेड नहीं है, इफ यू कैन नॉट परफॉर्म, तो आपको वो बाहर निकाल देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि आप ब्लाइंड है, आप नॉर्मल है, उनको परफॉर्मेंस से मतलब है। तो दो तीन क्या है कि एक, आप जिस भी क्षेत्र में हो उसकी अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको रखनी है। यानी अगर उस क्षेत्र में कुछ नया हो रहा है, कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही है जो आपके काम से रिलेटेड है, तो उनके बारे में जानो। आप आजकल इंटरनेट पे तो ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको अप टू डेट खुद को रखना पड़ेगा। और ये बात है कि अगर नॉर्मल पर्सन 100% दे रहा है तो ब्लाइंड को 110% देना पड़ेगा, क्योंकि आज भी वो एक एटीट्यूड है कि ब्लाइंड इतना काम नहीं कर सकता, तो डेली प्रूव करना पड़ेगा। तो एक ये बात है कि अप टू डेट रखो, हार्ड वर्किंग, एंड दूसरा, आपके कलीग्स के साथ वर्क एज अ टीम। क्योंकि जब आपको कहीं जरूरत पड़ती है या अगर कोई सॉफ्टवेयर या काम इनएक्सेसिबल है, तो आपके बॉस से ज्यादा आपके कलीग्स ही आपकी मदद के लिए आएंगे, आपके हेल्प के लिए आएंगे। और अगर उनसे आपका रिश्ता अच्छा है तो वो बिन पूछे भी आपकी मदद करने आएंगे। तो एक तो अप टू डेट रखिए, हार्ड वर्क, एंड कलीग्स के साथ आप टीम वर्क कीजिए। ये अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म्स जो है, एंड ऑल्सो आई एम श्योर कंपनी के इनसाइड द कंपनी यू ऑल्सो हैव MIS सॉफ्टवेयर्स एंड सो ऑन। तो जब आप कंपनी में है, तो ये सॉफ्टवेयर को एक्सेसिबल करने में कंपनी की तरफ से कोई प्रयास होता है? कुछ कंपनियां एक्चुअली सॉफ्टवेयर वेंडर को कांटेक्ट करके कोशिश करती हैं, बट अगेन वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अभी जो SAP सॉफ्टवेयर है वो मोस्टली एक्सेसिबल है, उसके लिए जॉस की स्क्रिप्ट्स भी हैं, और वो अगर स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल करें तो SAP बहुत हद तक एक्सेसिबल हो जाता है। इवन विदाउट द स्क्रिप्ट्स वो काफी एक्सेसिबल है। आ, बाकी टैली की बात करें तो कई लोगों का ये अंदेशा है कि टैली एक्सेसिबल नहीं है, स्क्रीन रीडर्स के साथ बात नहीं करता है। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जैसे वर्ड एक्सेल है वैसे बात नहीं करता है। हमें जॉस कर्सर के साथ मूव करके उसे एक्सेसिबल करना पड़ता है। और एक प्रॉब्लम है कि जो टैली के लेटेस्ट वर्जन है, टैली प्राइम, वो जी। कंप्लीटली इनएक्सेसिबल है। एक्चुअली जब मुझे दिक्कत आ रही थी टैली में काम करने के लिए और ये जॉस कर्सर से मुझे लगा कि काम हो सकता है, तो मैंने खुद एक कोर्स भी लॉन्च किया है टैली विथ जॉस का। ये प्रश्नी नामक एक संस्था और स्नेहांकित हेल्पलाइन नाम के एक NGO के साथ लॉन्च किया है। प्रश्नी के वेबसाइट पे वीडियोस अपलोड किए हैं सेल्फ लर्निंग के लिए। आपने अभी स्नेहांकित हेल्पलाइन के बारे में जिक्र किया, तो स्नेहांकित हेल्पलाइन के बारे में थोड़ा बताइए, और फिर आप इसमें शामिल कैसे हुए और आपका रोल क्या है? ओके, स्नेहांकित हेल्पलाइन एक 22-23 साल पुरानी NGO है, मुंबई बेस्ड।
इसकी फाउंडर है परिमला भट्ट, जो खुद दृष्टिबाधित है। इसकी शुरुआत हुई थी कि स्कूल या कॉलेज में जाने वाले बच्चों को, स्पेशली कॉलेज वाले ब्लाइंड स्टूडेंट्स को, स्टडी बुक्स प्रोवाइड करने से ऑडियो फॉर्मेट में। जी। जब शुरुआत हुई तो रिकॉर्डिंग कैसेट्स पे हुआ करती थी, अभी फिर सीडीज पे होने लगी। अभी हम लोग रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव पे और स्टूडेंट्स को लिंक भेजते हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा हमारी खुद की ब्रेल प्रेस है, जहाँ पे हम लोग ब्रेल बुक्स का प्रिंटिंग करते हैं एज पर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। और ये बुक्स केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं, ब्लाइंड स्कूल्स भी जाती हैं। और हमारे रिक्वेस्ट हमें ऑल ओवर द कंट्री से आते हैं, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु से, राजस्थान, ऑल ओवर द कंट्री। उसके साथ हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज भी रन करते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज, एडवांस्ड कोर्सेज। ये टैली विद जॉस का भी स्नेहांकित के थ्रू करता था, बट अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ हेवी डिमांड हमने वीडियोस अपलोड किए हैं प्रश्नी पे। इसके अलावा हम लोग होम मैनेजमेंट का भी कोर्स करवाते हैं, जिसमें घर के कामकाज के बारे में सिखाया जाता है, जैसे कुकिंग विथ और विदाउट गैस, रोटियां बनाना, सब्जी पकाना, या घर की साफ सफाई करना, मोबिलिटी, लेडीज के लिए मेकअप, साड़ी पहनना वगैरह। और हम लोग एक रेसिडेंशियल कैंप करते हैं फॉर ब्लाइंड यूथ, ताकि वो वहां पे आके टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी और बाकी कुछ चीजें सीख सकते हैं। हर एक कैंप में हमारा शेड्यूल अलग अलग होता है। अभी जस्ट अप्रैल में हमारा एक कैंप खत्म हुआ विरार में, क्लोज टू बॉम्बे। और मेरे इन्वॉल्वमेंट के बारे में तो मैं स्नेहांकित से सन 2021 से जुड़ा हूं एज अ मैनेजमेंट कमिटी मेंबर। स्टार्टिंग में मैंने टैली का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वहां पे, टैली विद जॉस का, और अभी बाकी प्रोजेक्ट्स में भी एसोसिएटेड हूँ। कृष्णी नाम का एनजीओ के बारे में आपने बात किया, सो उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे? या प्रश्नी एक्चुअली एक एनजीओ नहीं है, वो एक फॉर प्रॉफिट कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड। उसकी फाउंडर है अनीमा अग्रवाल, जो खुद जी। आईआईएम बैंगलोर से। और जी। आईआईएम बैंगलोर के इंक्यूबेशन जो है कि स्टार्टअप्स को जो प्रेरणा देते हैं, वहां से प्रश्नी शुरू हुआ था। जी। प्रश्नी इनोवेशन सर्विसेज लिमिटेड, उसकी वेबसाइट है www.prishni.in। गूगल पे भी प्रश्नी का नाम करेंगे गूगल, तो पहले 2-3 में इसका नाम आ जाता है। वहां पे कई कोर्सेस है ब्लाइंड के लिए, जैसे हिंदी टाइपिंग है, पाइथन है, टैली विद जॉस है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो वहां जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं अवेलेबल कोर्सेस। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. आप अपना खुद का जो ब्लाइंडनेस है ये कब से शुरू हुआ? वर यू विजुअली इम्पेयर्ड राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, या ये जैसे आपका जिंदगी बढ़ता गया आपको ये दृष्टिबाधिता से जुड़ना पड़ा? मेरे एक आंख में तो जन्म से दृष्टि नहीं थी। डॉक्टर्स का कहना है कि ऑप्टिक नर्व जन्म से ही काम नहीं कर रही थी एक आंख में। जी। दूसरे आंख में मुझे मायोपिया था, शॉर्ट साइटेडनेस। जी। तो बचपन से ही मुझे चश्मे की जरूरत पड़ती थी, और जैसे उम्र बढ़ती गई स्कूल या कॉलेज में, तो चश्मा भी बहुत थिक होने लगा। और एक टाइम ये आया था कि जिसे आप सोडा बॉटल ग्लास वाला चश्मा कहते हैं, एकदम जी। थिक कैसे, जी। जी। वैसे हुआ था। और मुझे नाइट ब्लाइंडनेस था कि रात को कुछ दिखाई नहीं देता था, और आंखों की साइड से दिखाई नहीं देता था। जी। अगर चीज आंख के सामने पकड़ू करीब तो ही दिखाई देता था। जी। पर सन 2000 में रेटिना डिटैचमेंट हुआ था। डॉक्टर्स ने काफी कोशिश की, बट रेटिना तो ठीक हो गया, बट उसका सेंटर जो है वो ओपेक हो गया, उसमें से रोशनी जा नहीं सकती ब्रेन तक। जी। तो सन 2000 से पूरी तरह दृष्टिबाधित हूँ। और मेरा जो पूरा प्रोफेशनल करियर हुआ है ये 20-25 साल का, वो एज अ ब्लाइंड पर्सन ही हुआ है। दृष्टिबाधिता
जब किसी को होता है, व्हेन somebody becomes blind, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी के साथ आपका एक्सपीरियंस क्या है? जब कोई अचानक से दृष्टि बाधित होता है तो सबसे पहले तो उसे इमोशनली ये बात मानने के लिए काफी वक्त लगता है। मेरे केस में मुझे 6 महीने लगे थे ये मानने के लिए कि अब नहीं दिखेगा, आपको जैसे है वैसे ही मूव ऑन करना है। मोबिलिटी मैंने, एक टीचर थी जो घर पे आके 2 महीने उसने सिखाया नैब मुंबई से, और उसके बाद खुद प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ाई है मैंने मोबिलिटी। You could be considered as a person who became blind late in life, दो आपका आंखों के साथ जो प्रॉब्लम्स है शुरू से हैं, बट योर आइज बिकेम नॉन फंक्शनल लेट इन लाइफ। हम्म। तो आपका मोबिलिटी के साथ साथ दूसरा एडजस्टमेंट्स क्या था? दूसरा मेजर एडजस्टमेंट था स्क्रीन रीडर यूज। क्योंकि पहले, आज देखिए, आज अगर आप किसी से कहेंगे कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता तो कोई रिक्रूटमेंट एजेंट आपको कॉरपोरेट सेक्टर में खड़ा नहीं करेगा। जी। कंप्यूटर्स एक मस्ट हो गया है कि आपको बेसिक तो एटलीस्ट आना चाहिए। जी। तो स्क्रीन रीडर्स के साथ इसको यूज करना ये एक बड़ा चैलेंज था। और क्या है कि जहां मैंने सीखा वहां पे और बाकी जगह भी वो आपको बेसिक सिखा देते हैं। फिर अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे, उस पे थोड़ा R&D नहीं करेंगे, तो आप जहां पे हैं वहीं पे स्टक रहेंगे। अभी फॉर एग्जांपल जॉस जो मैं यूज करता हूँ, या एनवीडीए, जी। इनके हर 6 महीने में नए वर्जन आते हैं विथ सम और द अदर इम्प्रूवमेंट। अगर आपने जो 10 साल पहले सीखा है उसी के साथ रहेंगे तो ये जो नए इम्प्रूवमेंट्स है उसका आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। जॉस में जैसे एक आ गया है OCR विद जॉस, या पिक्चर OCR का वर्जन। इससे आप इमेजेस, PDF फाइल्स जो पहले इनएक्सेसिबल थी वो भी पढ़ सकते हो। बट अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे कि नए फीचर्स क्या हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो आप ये सब यूज नहीं करोगे। तो मेन है कि आप स्क्रीन रीडर सीखो, कोई भी एक जो भी आपको पसंद आए, और उसमें जो नई डेवलपमेंट्स होती हैं उसको एटलीस्ट स्टडी करो कि ये यूजफुल है या नहीं मेरे लिए, मेरे डेली के काम में। समीर, आप प्रोफेशनली फुल टाइम रिलायंस इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं। आप स्नेहांकित हेल्पलाइन के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो यू हैव अ वेरी टाइट स्केड्यूल। तो आप रिलैक्स कैसे करते हैं? एक तो रीडिंग इज द मेन एक्टिविटी। मुझे बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक है, और अभी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स या इसके वजह से काफी चॉइस बढ़ा है। मैं स्टैंड अलोन MP3 प्लेयर है मेरे पास, ऑडियो प्लेयर। तो उसके साथ मैं बुक्स पढ़ते रहता हूँ जब मैं वॉक पे जाता हूँ, या जब मैं सोने से पहले डेली हाफ एन आवर पढ़ने की आदत है मेरी। ये प्रोफेशनल बुक्स नहीं होते हैं, ये फिक्शनल बुक्स हैं, जस्ट टू टेक माय माइंड ऑफ वर्क। दूसरी बात है कि आई एम अ बिग फूडी। जी। नए नए तरह के फूड्स ट्राई करने की आदत है, शौक है। और दोस्तों के साथ बातचीत करना फोन पे, या आई मीन कॉल्स पे या व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे। मैं 2-3 मेलिंग लिस्ट का भी मेंबर हूँ विच आर मेंट फॉर द ब्लाइंड, पेन पैल्स। और स्ट्रेस बस्टर के लिए माय नीस इज अ बिग स्ट्रेस बस्टर। छोटे बच्चों के साथ अगर आप ऑफिस से आने के बाद आधा घंटा भी खेलोगे तो आपका स्ट्रेस पूरी तरह उतर जाता है। आजकल सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके प्रोफेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव क्या रहा है अब तक, और आगे क्या हो सकता है? अगर आपको एक 100 पेज, 100 शीट्स की एक्सेल फाइल दी जाए तो उसमें से डेटा निकालना आपके लिए मुश्किल होता है, एज अ पर्सन, साइटेड हो या ब्लाइंड हो। बट AI उसमें जो एनालिसिस है, यानी उसमें जो रिलेशनशिप्स है या जो पैटर्न्स है, वो काफी इजीली पकड़ सकता है। तो और जो मेन वर्क है आपका,
ऑन डेटा एंट्री का, बेसिक बिगिनर लेवल वर्क, वो भी कई हद तक ऑटोमेट किया जा सकता है यूजिंग एआई। और आगे जाते हुए एआई और भी बड़े रोल प्ले करने वाला है, यहां तक कि वो आपके शायद पूरी बैलेंस शीट भी बना दे। तो एआई को तो रोकना नामुमकिन है। हम यही कर सकते हैं कि हम लोग सीख सकते हैं कि चैट जीपीटी हो या को पायलट हो, इनका इस्तेमाल अपने काम में कैसे करें। तो समीर, आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई, एंड विश यू द वेरी बेस्ट एज यू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां।